नमस्कार दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे कॉमरेड प्रेमचंद के साथ। कॉमरेड प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो किसी धरने में, प्रदर्शन में किसी मजलूम गरीब किसान मजदूर पर अत्याचार के विरोध में अक्सर आवाज़ उठाते हुए देखे जा सकते हैं। वो खेत मजदूरों के नेता हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव हैं। कैथल जिले के कैथल शहर के एक वार्ड से वो पार्षद भी रहे हैं। तो आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार कामरेड साहब। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपका स्वागत है। तो कामरेड जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 12 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जैसा कि मीडिया में खबरें आई हैं कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर एक हड़ताल होगी, जिसको वामदल या आपकी पार्टी है जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वो समर्थन कर रही है। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता था कि जो ये हड़ताल है, ये वाकई में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस हड़ताल का उद्देश्य क्या है और इस हड़ताल को करने से क्या गरीब लोगों को हासिल होगा? ये इस हड़ताल का औचित्य क्या है और आपकी पार्टी इस हड़ताल का समर्थन क्यों कर रही है? ये एक बातचीत है, ये आप बताओ, ताकि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, स्पष्ट सही वैज्ञानिक जानकारी जनता तक पहुंचे। देखो, आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है। पूरे देश में आज जो प्रचारित हो रहा है ये है कि 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होगी देश के अंदर, और ये आह्वान जो किया है ये केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया है, जिसमें बीएमएस शामिल नहीं है, बाकी सभी ट्रेड यूनियन शामिल हैं, कर्मचारियों की फेडरेशन भी शामिल है। और आज के दौर में जो ये मुद्दे उठाए गए हैं इस हड़ताल के माध्यम से, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम मेहनतकश लोगों के हित में है। इसलिए सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसका समर्थन करती है। बल्कि और जो राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष की, उनको भी समर्थन करना चाहिए आज के दौर में। अब सवाल ये है कि ये हड़ताल क्यों की जा रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अपनी मीटिंग बुलाई और उसमें ये फैसला लिया। ये फैसला जो बताया जा रहा है, जो लिया है, जब ये कोरोना काल के अंदर 2020 के अंदर केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो चली हुई है, ये जो श्रम संहिताएं, पहले 44 जो श्रम संहिताएं थी, उन्होंने उसमें बदलाव कर दिया और 4 श्रम कोड उसके बना दिए, 4 श्रम संहिताएं के। ट्रेड यूनियनों के द्वारा, कर्मचारी फेडरेशनों के द्वारा इसका विरोध किया गया जबरदस्त, तो सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। अब जो बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद क्योंकि जीत उनकी हुई है, उनका जो गठबंधन था, और उसके बाद 11 नवंबर को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो नए श्रम कोड है, यानी कि श्रमिक विरोधी श्रम कोड है, वो लागू करेंगे। और ये बताया जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, कि 1 अप्रैल से इसको लागू करेंगे। एक तो ये है इसमें मुख्य बात कि इसलिए ये हड़ताल करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि ये श्रम कोड लागू होते हैं, पहले जैसे अधिकार हासिल किया था लड़ कर के कि जो भी मजदूर काम करता है 8 घंटे की ड्यूटी उस पर ली जाती है, अब जो है 10 से 12 घंटे का प्रावधान इसमें होगा। और ये भी है, जो जिस कारखाने में कहीं भी काम करते हैं, वेतन जो है उसका जो 7 तारीख को देना होता है महीने का, अब उसमें भी ढिलाई दे दी, वो मालिक की मर्जी है। और ये भी है, जब मर्जी मालिक जो है लगा सकता है, जब मर्जी हटा सकता है। ट्रेड यूनियन के जो अधिकार थे उनको कमज़ोर कर दिया, यानी कि जो श्रमिक है उनकी जो बार्गेनिंग पावर जो थी उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया। इससे शोषण बढ़ेगा, ये इसके विरोध में है। इसके साथ ही
जो पहले मनरेगा का कानून था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था, और पूरे देश के अंदर जो ट्रेड यूनियन थी, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन थी, बहुत सारे जो मजदूरों के संगठन थे, लंबे समय से ये मांग थी कि काम का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा जाए। कई ये कहते थे ऐसा संभव नहीं हो नहीं सकता, लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थितियां तब ऐसी बनी, यूपीए 1 जो गवर्नमेंट बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय सीपीआईएम के वामपंथी पार्टियों के मतलब ठीक संख्या में सांसद बने थे, उनके समर्थन के बगैर सरकार बनना संभव नहीं था। तो सीपीआईएम ने ये फैसला लिया था कि हम कोई मंत्री पद नहीं लेंगे, लेकिन जो मेहनत कर जनता है, आम जो लोग हैं, उनके हित में काम होने चाहिए। तभी ये कानून बना था, मनरेगा कानून। बल्कि ये था भी पैसे कहाँ से आएंगे, वो भी तरीका बताया कि भाई जो कारपोरेट हैं बड़े बड़े, उनसे ले लो और उससे देश का विकास होगा, लोगों को फायदा होगा निश्चित तौर पे। तो उससे कुछ राहत भी मिली लोगों को कि बिल्कुल जो बिल्कुल गरीबी के अंदर जी रहे हैं, परिवार को 100 दिन की गारंटी का काम मिला। कोई भी जो 18 साल से ऊपर का जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, वो काम मांग सकता है। मांग आधारित काम था, ग्राम सभाओं की मीटिंग करके वो उसमें तय करते थे कि गांव में ये काम होने चाहिए। पंचायत जो है उसका रेजुलेशन बनाती थी, ऊपर भेजती थी, और उसके हिसाब से जो बजट तय होता था। एक अच्छा कानून था ये। लेकिन सरकारों की तरफ से कभी भी जितना पैसा मनरेगा के बजट में लगाना चाहिए था, कभी लगाया नहीं। आमतौर पे जो मांग जो जाती थी, उसके हिसाब से 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए बजट पे, और बहुत कम लोगों को 100 दिन का काम मिलता था। उसके अंदर थोड़ी बहुत ही खामियां थी, वो दुरुस्त की जानी चाहिए थी। काम के दिन बढ़ने चाहिए थे, 200 दिन काम के दिन मजदूरों की मांग है, और दिहाड़ी भी महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए। 700 रुपये की जैसे मांग है, और महंगाई के अनुसार वो बढ़नी चाहिए। सरकार ने ऐसा करने के बजाय उसकी अनदेखी कर दी। और अभी ये जो 16 दिसंबर गया शीतकालीन सत्र जो था, उसके अंदर ये लोकसभा के अंदर ये लेके आए वीबी ग्राम जी कानून जो है, एक बिल लेके आए। वीबी ग्राम जी का मतलब इनका जो था विकसित भारत ग्रामीण ये रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन के नाम से। अब इसमें क्या, अब सरकार कह रही है अभी 125 दिन काम मिलेगा, प्रचार कर रही है सरकार ऐसा। और लेकिन इसमें जो देखने की बात है, एक तो पहले जो केंद्र सरकार जो है इसमें पूरा पैसा देती थी काम के लिए, अब केंद्र सरकार ने ये बोल दिया पूरा पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी, बल्कि जो राज्य सरकार है उनको 40% हिस्सा देना पड़ेगा, और 60% जो है केंद्र सरकार देगी। और राज्यों की हालात ऐसी है कि वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो है योजना वैसे ही दम तोड़ देगी और कोई लाभ नहीं मिलना। दूसरा, इसके अंदर 60 दिन की तो बेरोजगारी की गारंटी इन्होंने दे दी कि जब खेती का पीक सीजन होगा ये काम ही नहीं देंगे। यानी कि जो बार्गेनिंग पावर थी मजदूरों की, और इसका फायदा केवल ग्रामीण मजदूर गरीब किसानों को ही नहीं, बल्कि शहर के जो मजदूर थे उनको भी इसका बेनिफिट मिलता था, फायदा मिलता था। अब इन्होंने इसको खत्म कर दिया, और ये नियंत्रण तो केंद्र सरकार का रहेगा, और बोल दिया कि राज्य सरकारें इसके ऊपर पैसा लगाएंगी। और फिर ये एक तरह से दया पे निर्भर होगा, मर्जी है सरकार की कहाँ पे वो ग्रांट देंगे, उसकी स्टेट में किस जिले में। मनरेगा की तुलना में ये कानून कहीं भी नहीं ठहरता, और पहले से ही देश के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बेशक ये अकुशल मजदूर इसके अंदर काम करते हैं, खेती में संकट जो है गहरा हुआ है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कम हुई है। आर्थिक मंदी जो है वो चली हुई है देश के अंदर, धीमी है हमारी विकास दर। तो मनरेगा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसको ख़त्म कर दिया। ये इन्होंने बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया मेहनत कर जनता के अंदर। एक मांग ये बनती है कि जो वीबी ग्राम जी जो ये कानून लेके आए हैं इसको रद्द करो और मनरेगा को बहाल करो। इसके अलावा ये बीज बिल भी लेके आने हैं, मतलब जो किसान अपने खेत में
जब फसल फसल तैयार होती थी वो बीज रखता था अलग अलग तरह का। अब इस बिल में ये प्रावधान है कि वो किसान अपनी मर्जी से वो जो बीज नहीं रख सकेगा, और जो देशी विदेशी जो कंपनियां हैं उनसे खरीदना पड़ेगा। एक पहले ही जब खेती घाटे के संकट में है, लागत खर्च जो बढ़ रहा है, इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। एक मुद्दा ये उठाया है। और इससे अलग जो बिजली संशोधन बिल लेके आ रहे हैं, पूरा का पूरा जो बिजली का जो है उसका निजीकरण कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होगी, आम आदमी से दूर होगी, और इसमें राज्यों के भी जो अधिकार थे उसमें भी केंद्रीयकरण कर रही है सरकार। ये बिल्कुल गलत है, इसका भी विरोध कर रहे हैं। और ये परमाणु ऊर्जा शांति बिल भी लेके आए। मान लो कहीं पे वो संयंत्र लगा हुआ है जहाँ पे बिजली बन रही है, कोई किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, उसका मुआवजा या कोई मतलब जिम्मेवारी होती है उसकी, वो जिम्मेदारी खत्म कर दी। और इसमें जो बाहर से आएंगी कंपनियां वगैरह, हमारे देश की संप्रभुता को भी खतरा है, और लोगों की जो जान है उनका जीवन भी ये खतरे में डाल दिया। ये भी बिल्कुल गलत है। उसका जो पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है उसका भी विरोध करते हैं। ये इस मुद्दे उठाए गए हैं। इसके अलावा अभी पहले तो ये यूरोप के साथ डील की है, मुक्त व्यापार समझौता जो है खेती में, इसके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी अखबारों में जो सुर्खियां आ रही हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कि भारत अमेरिका की डील हुई है, हालांकि अभी तक जो देश की सरकार है उसको छुपा रही है। वो देश की जनता के सामने, या हमारी जो लोकसभा जो कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ भी रखा नहीं, जबकि अब ये बजट सत्र चला हुआ था। ये बताया जा रहा है जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके सोशल मीडिया के द्वारा ही ये बताया गया। उनकी जो सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर उसकी, उसने भी ये कहा कि भाई ये समझौता ठीक होगा, अमेरिका के हित में है। अब भारत का जो सामान वहाँ पे जाएगा, माल जो जाएगा, उस पर तो 18% टैक्स की बात की जा रही है, और जो उनका सामान आएगा वो जीरो टैरिफ के हिसाब से आएगा। जैसे पहले जो कपास की फसल है उसके ऊपर 11% जो है पहले टैक्स था, वो ख़त्म कर दिया 0 पे। अब ऐसी स्थिति में मतलब अब मीडिया में जो चर्चा है, जो एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो किसान क्या कंपनियां हैं वहाँ पे इतनी सब्सिडी देती है, कहते 26 लाख रुपए की सब्सिडी है किसान को मिलती है। किसान को कंपनी है बल्कि वो, यहाँ कितनी मिलती है भारत के अंदर? केवल 6,000 रुपये मिलती है। तो उसका किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, जो खेती के अंदर जो एक बहुत बड़ा रोजगार है 50% के आसपास, यदि वहाँ से आता है प्रोडक्ट जो है, उनके उत्पाद आते हैं डेयरी के या खेती के, इससे एक बहुत बड़ा लॉस होगा और बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। और हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, संप्रभुता है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट है। बल्कि ये भी कह दिया अमेरिका ने कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बोल भाई, तू कौन होता है कहने वाला? स्टैंड लेना चाहिए अपनी सरकार को। अपनी सरकार जो है स्टैंड नहीं ले रही। तो हमारी स्वतंत्र जो विदेश नीति है, ये उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी चोट है। ये सारे जो बिंदु हैं, इसके ऊपर जो है ट्रेड यूनियन और फेडरेशन वगैरह जो काम कर रही हैं, वो जारी है मेहनत कश लोगों के बीच में। और जो CPIM है, वामपंथी पार्टियां हैं, इन मुद्दों को उठाती रही हैं और अब भी उठाती हैं और उठाती रहेंगी देश के हित में, जनता के हित में। इसलिए हमने इस हड़ताल का जो है समर्थन किया है, 12 फरवरी की हड़ताल का। और हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, पर्चे भी बांट रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस हड़ताल को सफल बनाना चाहिए। जैसे आज़ादी का एक आंदोलन था कि इस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार थी, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ का आर्थिक दोहन करती थी और शोषण भी करते थे लोगों को। और इसी तरह जो ये कंपनियां जो आ रही है, ये कोई यहाँ देश का भला करने के लिए तो आ नहीं रही। यहाँ इसी तरीके से आर्थिक दोहन करेंगे और मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, शोषण होगा। आज इसमें बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां ये हैं कि जो बड़े सेठ हैं, धन्ना सेठ हैं, जैसे अंबानी, अडानी जैसे जो हैं, अभी जो बजट पेश करा ना,
वैसे तो पहले तो 48 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट था पिछली बार। अब की बार 53 लाख करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि वैसे तो बढ़ गया बजट, लेकिन वो जो आम जो जनता है देश की, मेहनत कश जो लोग हैं, उनके खर्चे में भी दिखना चाहिए, लेकिन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा कटौती कर दी। मतलब आप फसल बीमा उसमें देख लो योजना में, या कृषि विकास पे देख लो, मतलब इस खर्च पर कटौती कर दी। कटौती कर दी। सिंचाई पे देख लो, खाद्य सुरक्षा में देख लो, मनरेगा का बेशक वीबी ग्राम जी आया, इसमें भी कोई बजट रखा नहीं उतना जितना रखना चाहिए था। तो फायदा उनको दे दिया, जो दीर्घकालिक जो टैक्स की बात है लंबे समय तक की, उनको छूट दे दी, जबकि उन पर टैक्स लगाना चाहिए था। और जैसे आज हालात बने हैं, मांग नहीं बढ़ रही देश के अंदर। अब जब मांग नहीं होगी तो बाजार में क्या लेने जाएगा, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। जब पैसे नहीं जाएंगे तो यहाँ के जो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं हो पा रही। इंक्रीज नहीं हो पा रही है, और सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। केवल बड़े जो धन्नासेठ है उनका फायदा कर रही है, ये देश उनके नक्शे पे नहीं है। हालांकि इन्होंने नारा तो वो दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसी नीतियां नहीं है, ऐसा काम नहीं है, बल्कि इससे अलग लोगों में विभाजन की ये जो है फूट जो डाल रहे हैं वो भी लेके जा रहे हैं। विभाजन की नीति इनकी है, मतलब जात के नाम पे, जातियों में भी उपजातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम देखते हैं मारे जा रहे हैं लोग। तो ये खतरनाक है जो ये फूट डाल रहे हैं। आज ये समय है कि जो खास तौर से मेहनत कश आम जो जनता है, छोटे छोटे दुकानदार, रेडी फड़ी वाले या मजदूरी करने वाले किसान जो है, इकट्ठा होने का समय है। और इन नीतियों का विकल्प जो है हो सकता है, जैसे केरल की जो सरकार है, अपने देश के अंदर एक मॉडल है कि वहाँ पे जो अति अति गरीबी थी उसको ख़त्म कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। और अपने देश में तो यदि देखें वैश्विक भूख सूचकांक के जो आंकड़े हैं ना 2025 के, 123 देशों में 102वां स्थान है। बहुत गंभीर स्थिति के अंदर है अपना देश। यहाँ पे क्या कहते हैं, कुपोषण बहुत ज़्यादा है, गंभीरतम स्थिति के अंदर है। यदि ऐसी पॉलिसी केरल की तरह पूरे देश में लागू की जाए, गुजरात मॉडल में कुछ नहीं है, बल्कि केरल मॉडल लागू हो तो देश का फायदा हो सकता है और हमारा देश जो है उभर सकता है, एक प्रगति की तरफ बढ़ सकता है। इस हड़ताल का संदेश यही है, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। और फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि इस हड़ताल के समर्थन में आए। अपना जीवन जो व्यापन है उसमें सुधार आएगा वैकल्पिक नीतियों के जरिए, ये हमारा कहना है। तो आपने कामड़ जी बिल्कुल तफसील से सभी मुद्दों को रखा है कि ये हड़ताल के मुद्दे क्या हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप लब्बो लुबाब देखा वो यही है कि जो मौजूदा केंद्र की भाजपा के नेतृत्व की सरकार है, उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो अमीर घरानों कारपोरेट के लाभ के लिए काम कर रही है और गरीब जनता को निचोड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसमें दिख रहा है यही है हड़ताल की जरिए मजदूर वर्ग, किसान, उनके साथ मेहनत का ये संदेश देंगे कि ये नीतियां गलत हैं, बिल्कुल, और इनका नीतियों को पलटा जाए। हाँ बिल्कुल, यही एक सार के रूप में अपन कह सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें कुछ सवाल थे कामड़ जी, जैसे आपने बताई बातचीत है, एक बहुत सी अपरिचय की स्थिति भी है लोगों के बीच में, क्योंकि मीडिया के जरिए या दूसरे सरकारी संचार माध्यमों से कभी लोगों को सच्चाई बताई नहीं गई। अगर आप देखोगे ना कामड़, लोगों में चर्चाएं मिलेंगी, लोग ये मानते हैं जैसे हड़तालें होती है ना, ये कदे देश के नुकसान होता जिसमें, जैसे आप मतलब राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। ये जो रोज जुलूस काटते हैं, धरने करते हैं ये लोग, ये मतलब ये काम नहीं है कि इनके दौर है। एक जो इस तरह का प्रचार शासक वर्गों का या निहित स्वार्थी तत्वों का ये रहता है, जो हड़ताल वगैरह कराने वाले हैं लोग ना, ये ठीक नहीं होते। जबकि मैं एक पंक्ति पढ़ रहा था, मुंशी प्रेमचंद ने कहा था भाई, ये जो कहते हैं ना भाई हड़ताल धरने प्रदर्शन से क्या होता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक घुटने नहीं टेके, जिनका ईमान जिंदा है। तो मैं वापिस इस बात पे इसलिए आना चाहता हूँ कामड़ जी कि जो ये हड़तालें हैं, धरने हैं, प्रदर्शन हैं, ये एक प्रकार से सड़कों पर पार्लियामेंट को भी एक संदेश होता है कि आप जिस उद्देश्य के लिए चुन के आए हो उस पर काम करो, मतलब एक प्रकार का ये है। और मैं इस पृष्ठभूमि में आपसे ये जानना चाहता था जी, जैसे बहुत लोगों तक ये बात पहुँच है, जो ट्रेड यूनियन है ना, ये ट्रेड यूनियन क्या होती है कामड़ जी?
और कौन कौन सी ट्रेड यूनियन है ये जो इस हड़ताल का आह्वान कर रही हैं, थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखो, एक पहला सवाल तो ये था कि हड़ताल से नुकसान होता, आपने ये बात रखी है। एक जर्नल ऐसा जो बनाया जाता है लोगों के दिमाग में। हाँ, देखो, लोकतंत्र की ताकत है, मतलब आप धरने, प्रदर्शन, हड़ताल करना, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और ये कोई अब की बात नहीं, बल्कि जब ब्रिटिश सरकार की जब हुकूमत थी, तब भी जो आंदोलनकारी थे, आप देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन उस समय पे चला, सत्याग्रह आंदोलन उस समय पे चला, भूख हड़ताल वगैरह उसमें थी। और ये 8 अप्रैल 1929 के दौर की जब बात है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी कि औद्योगिक विवाद जो अधिनियम जो है, अपने जो नुमाइंदे थे उसमें उन्होंने भी बातचीत रखी कि भाई ये मजदूरों के हक में नहीं है, वो हड़ताल नहीं कर सकते थे, राजनीतिक गतिविधियों में भाग, अंग्रेज भी ऐसे ही कुचलना चाहते थे। जब उन्होंने नहीं माना तो भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, उनका जो संगठन था, बकायदा चर्चा करके एक खाली जगह में, मतलब जो असेंबली थी उस समय में, वहां पे बम डाला। और मारने का उनका इरादा नहीं था, बल्कि वो कह रहे थे गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, बल्कि वहाँ पे साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, ये था। और पब्लिक सेफ्टी बिल का भी ऐसा ही था। तो लोकतंत्र में इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। हड़ताल करेंगे, देखो नुकसान भी होएगा, कुछ न कुछ आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन उसका फायदा भी मिलता है। ये है, बार्गेनिंग पावर की भी बात है। अब कोई सरकार गलत कर रही है, उसके ऊपर दबाव तो जरूरी है, तभी तो वो मतलब ठीक करेंगे। लोकतंत्र का सार है, जो जन दबाव को प्रकटीकरण का एक माध्यम है ये। हाँ, बिल्कुल, मंच है ये, तो एक प्रकार से देखा जाए तो संदेश है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। बाकी तो इसमें बीएमएस को छोड़ के मैंने बताया बहुत सारी हैं, इसमें सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस है, ये जो C2 बोलते हैं, एटक है, इसमें इंटक है, इसमें HMS है, इसमें UTUC है, और भी ऐसी यूनियन है। मतलब इस तरीके से मतलब मजदूर कर्मचारी फेडरेशन भी है, जैसे यहाँ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है, और भी बहुत सारे बैंक हैं, LIC, ये बीमा क्षेत्र के लोग हैं, पोस्टल वाले भी हैं, BSNL वाले भी हैं, मतलब जो इसका समर्थन कर रहे हैं और हड़ताल में शामिल हो रहे हैं जी। ये तो टोटल वर्किंग क्लास की, सॉरी, एक और इसमें खास बात है, मैं एक और बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जो वर्किंग क्लास की बात कर रहे हैं वो तो है ही। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने इस हड़ताल का समर्थन करा, बहुत बड़ी बात है। वो संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके नेतृत्व में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी 3 कृषि कानून वापस लेने की। और इससे अलग बहुत सारे ऐसे वर्गीय और जन संगठन हैं जिन्होंने इस हड़ताल का समर्थन करा। आप उसमें देखो, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन है, उसमें C2 तो ट्रेड यूनियन में आएगी, उसमें अखिल भारतीय किसान सभा है, उसमें जनवादी महिला समिति है, उसमें डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें SFI है, उसमें दलितों के संगठन हैं, उसमें विकलांगों के संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो समर्थन। इसको एक पंक्ति में कह सकते हैं कामड़ जी, ये एक जन कार्रवाई है जो शासक वर्गों के खिलाफ या सरकार की जो नीतियां हैं अमीर घरानों की तरफ झुकी, उनके खिलाफ एक जनता का जनादेश भी होगा, भाई इतने लोग आपके खिलाफ हैं। आप बिल्कुल, वो ताकत तो दिखनी चाहिए, लामबंदी है, प्रयास होते हैं, बिल्कुल। तो ये बीच में 1-2 सवाल और उठते हैं कामड़ जी, जो आपने बिल्कुल बताया। देखो, जो ये स्थिति देख रहे हो ना आप, जैसे निरंतर अपना देश है जो संविधान के जरिए संचालित है, और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी कहे जाते हैं। आज़ादी के आंदोलन के गर्भ से एक सुंदर डेमोक्रेसी का मॉडल निकल के आया। अब आप देख नहीं रहे कामड़ जी, अपने देश में जैसे तानाशाही की पदचाप है, मतलब डिक्टेटरिज्म। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, पार्लियामेंट को भी अनदेखा किया जा रहा है। जैसे जो सरकारें, पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे, वो विदेशों में जो समझौते होते थे वो संसद में रखते थे, या इवन हर तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। एक तो ये जो सिस्टम है, या जो केंद्र के जरिए राज्यों को दबाया जा रहा है,
और नीचे तक भी देखोगे ना कामड़, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब कहीं ना कहीं किसी डीसी का कार्यालय का आगे, एसडीएम के ऑफिस पर दरी बिछाए धरने पे नहीं बैठे हों लोग। निरंतर अनदेखी, सालों साल लोग धरनों पर भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं। एक जो एक अनदेखी है या फिर उत्पीड़न की कार्रवाइयां हैं टारगेटेड करके जो हमले किए जा रहे हैं, तो यू एक आप देख नहीं रहे धीरे धीरे कुछ इस तरह का निजाम कायम किया जा रहा है। और राष्ट्रीय मुख्य धारा का मीडिया भी झूठ परोस के बदनाम करने की जो है, जैसे भी मैं आपके कहना चाहूँगा, जैसे अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ के विद्यार्थी सड़कों पर हैं, उनकी खबरें नहीं दिखाई जाती, या दिखाई जाती है तो जो पीड़ित है उसी को ही इस ढंग से पेश किया जाता है जैसे यूए खलनायक है। तो एक प्रकार का जो आप ये देख नहीं रहे इस तरह का जो एक वातावरण बनाया जा रहा है पूरे देश में, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, अपने देश का जो संविधान है उसमें जो मूलभूत बात है वो धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की बात है। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज जो है, चाहे केंद्र की सरकार है जहाँ पे भाजपा सरकारें हैं, तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ ये जा रही है। और जो डिबेट होनी चाहिए लोकतंत्र का मतलब क्या है? विचार विमर्श है। और हम उस तरह तक पहुँचते हैं जिससे देश का फायदा हो, जनता का फायदा हो, क्योंकि लोगों के लिए ना लोकतंत्र, लोगों का शासन है। आप जब उसको दरकिनार कर देंगे, जब मोदी साहब बन के आए, अब मेरे याद है वो सभी टीवी चैनल वगैरह पे दिखाया था कि जो लोकसभा की जो बिल्डिंग है यानी कि भवन है उसके आगे ऐसे लंबे पड़ गए, हाँ, सीढ़ियों पर सीढ़ियों में ये दंडवत हो गए, पैड़ी पे, हाँ हाँ, मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई मेरा विश्वास है, चलो अच्छी मंदिर की तरह है मेरे लिए ये। हाँ। लेकिन व्यवहार में देखते हैं ना ऐसा नहीं। मान लो कोई सांसद जो जनप्रतिनिधि है लोगों के, वो जाके वहाँ सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। पीछे कितने सारे जो सांसद थे निलंबित कर दिए, मेरे ख्याल इतने कभी निलंबित नहीं हुए। और अभी भी जो ये बजट सत्र चला हुआ था, वो आप देखो जो स्पीकर साहब है ना हमारे, मतलब कोई यदि सत्ता पक्ष का बोलता है वो बड़े मुस्कुराते हैं, और वो कोई कैसी भी भाषा बोलता है जो सत्ता वर्ग का जो है उसको रोकेंगे नहीं। अच्छा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, संसदीय भाषा बोल भी रहे थे वो दुबे साहब क्या है, लेकिन विपक्ष का कोई बोलता है तर्क से बात रखता है, लेकिन उसको नहीं बोलने देंगे, ना करेंगे। तो ये एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति है। या जो कानून भी लेके आते हैं, कोई बिल जब लेके आते हैं बकायदा उस पर डिस्कशन होना चाहिए। जैसे मनरेगा की बात मैं कर रहा था, उसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस थी। पहले जो एक्सपर्ट थे उनमें विमर्श था, वो लेके आए, लोकसभा में भी लंबी बातचीत चली, जो संसद की जो स्थायी समिति होती है उसमें भी, लेकिन बीबी ग्राम जी ऐसे ही कर दिया। बहुत सारे ऐसे कानून है बस धड़ाधड़ बहुमत के दम पे ही मतलब ये कर रहे हैं। और अब तो बहुमत में नहीं बल्कि ये तो बिसाखियों के सहारे ही चल रही है सरकार। दो पार्टी जो हैं यदि वो समर्थन वापस ले ले तो मतलब ये सरकार नहीं चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई सबक नहीं लिया और ये तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग देख लो, ईडी देख लो, सीबीआई देख लो, सबका इस्तेमाल है मतलब जो विपक्ष की जो पार्टी है उनको दबाने के लिए। मतलब कहते छल से, कपट से, धोखे से, चालाकी से, मक्कारी से वो जब जो है सत्ता जो है उन सब का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तानाशाही वो थोप रहे हैं। और इसका जवाब तो देखो जनता ही दे सकती है, समय समय पे दिया भी है पहले। और निश्चित तौर पे जनता समझदार है और वो और ज़्यादा इसको समझेगी और इसका जवाब देगी। और देश में जो है एक ठीक शासन हो जो लोगों की सुनवाई करे, लोगों के हित में कानून बने, देश प्रगति की तरफ बढ़े, उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो कामड़ जी, जैसे आपने बिल्कुल गहराई से बताई बातें, ये जो प्रक्रिया ना ये यहीं तक नहीं रुकेगी, धीरे धीरे और खतरनाक रूप में आगे जाएगी इस ढंग से। तो क्योंकि असहमति की आवाज़ सुनना लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। तो जो इसी पृष्ठभूमि में अगर कामड़ जी देखा तो ये जो अब हड़ताल होगी तो इसका थोड़ा आप बता सकते हो किस तरह का दृश्य होगा 12 फरवरी को, या आप क्या तौर तरीके अपनाओगे, किस ढंग से किया जाओगा जी? देखो, मैं तो हरियाणा के संदर्भ में यदि बात करूं
मेरे ख्याल में 7 जत्थे चले हुए हैं हरियाणा के अंदर। मतलब उसमें कर्मचारी भी हैं और सीटू भी है सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से। वो मतलब जो दफ्तरों के पास जा रहे हैं, दफ्तरों के पास गेट मीटिंग जैसे करनी है, या कोई कारखाना उसके पास गेट मीटिंग चल रही है, और गांव में भी जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मतलब 7 जत्थे थोड़े नहीं होते, मतलब पूरा जो प्रदेश है उसको ये कवर कर रहे हैं। एक उससे वातावरण निर्माण होगा, लोग समझेंगे। यही इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जो है बात जाए। दूसरा, उसमें किसान भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखो, वो चर्चा कर रहे हैं, कहीं धरने लगा सकते हैं, प्रदर्शन करेंगे अलग अलग ब्लॉक वाइज, जिला मुख्यालयों पे हो सकता है कि किसी किसी जगह पे जाम वगैरह भी लगे। मतलब ऐसी भी योजनाएं ये बन रही है। और प्रदेश से बाहर की बात करेंगे तो कहीं रेल रोको प्रोग्राम भी हो सकते हैं, अलग अलग ये हैं। और इसका एक बड़ा असर जाएगा। इससे पहले भी शायद 9 जुलाई की जो हड़ताल थी ना, 25 करोड़ लोग आए थे हड़ताल में। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी एक हड़ताल थी। ऐसा लग रहा है कि ये हड़ताल जो है उससे भी बड़ी एक हड़ताल होगी और सरकार चेतेगी। जो ये मैं बता रहा था, लेबर कोड जो ये श्रमिक विरोधी है, इनको वापस लेगी, मनरेगा को बहाल करेगी, और जो ये किसान मजदूर विरोधी जो फैसले हैं इनको वापस लेगी। और नहीं तो लोग ये लड़ाई जो है यहाँ रोकेंगे नहीं, आगे भी ये लड़ाई बढ़ेगी जब तक सरकार नहीं मानेगी, नीतियाँ नहीं बदलेंगी। तो कांवड़ जी, आपने पूरी बातचीत रख दी है। जो इसमें एक अंतिम बातचीत की तरफ आप बढ़ते हैं कि जो आपका जो विजन है, या आप जो बात करते हैं वैकल्पिक नीतियों की, वह जो वैकल्पिक नीतियां नहीं अपनाओगे तो जो मौजूदा केंद्र राज्य सरकारें हैं, जो उनकी चाहे निजीकरण की नीतियां हैं या जो भी वो आर्थिक नीतियां हैं, उनकी सामाजिक नीतियां, वो गरीब आदमी को लाभ नहीं पहुंचा रही बल्कि उसको कुचल रही हैं। तो ये वैकल्पिक नीति कौन सी है जिनको आप ये दावा करते हो, जैसे आपकी सरकार है केरला में आपने लागू करी, या त्रिपुरा में आपकी सरकार लंबे टाइम तक रही है, पश्चिम बंगाल में भी रही है। ये वैकल्पिक नीतियां कौन सी है देखो, जिनकी आप बात करते हैं लागू करने की? थोड़ी ही इस पर और बातचीत बताओ। बिल्कुल सही। मोटे तौर पे तो देखेंगे, आज जो सरकार जो नीतियां लागू कर रही है, इनकी बदल की नीति है, इनको बदलना। जैसे ये जो सरकार जो नीतियां लागू कर रही है, बड़े कारपोरेट के पक्ष में है और सांप्रदायिक ताकतों का भी ये गठजोड़ है। एक तो पहली बात यह है कि केवल कारपोरेट का फायदा नहीं, बल्कि देश की जो आवाम है, जो जनता है, वो उसके हक में नीतियां लागू होनी चाहिए। और जो देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, बहुलतावादी जो संस्कृति है, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये एक बदल की बात है। अब जैसे हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनका निजीकरण कर रहे हैं। अब निजीकरण की जरूरत नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करना चाहिए। उससे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, परिवारों को फायदा होगा। उदाहरण के रूप में हरियाणा के अंदर जो है ना, 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्तियाँ नहीं कर रही है। बस स्थायी भर्तियों की बात है। अब वो कौशल रोजगार निगम लेके आ रहे हैं। मतलब नाम तो कुछ भी धर लो, मतलब काम पक्का और रोजगार कच्चा। सुप्रीम कोर्ट का जो पीछे फैसले आया था, समान काम समान वेतन की बात थी, लेकिन ये समान काम समान वेतन दे ही नहीं रहे। मतलब आप देखो, जो परियोजना कर्मी है, आंगनबाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, काम तो उन पे पूरा लेते हैं, लेकिन मानदेय देते हैं उनको, कोई वेतन के रूप में नहीं है। न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं है, और उनकी तो मांग है पक्का कर्मचारी की बात। और जो कच्चे कर्मचारी हैं, जैसे पहले पॉलिसी होती थी, हालांकि हरियाणा का जो ये हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसने अच्छा फैसला दिया है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अब सरकार की नीयत क्या होगी, उस देखने की बात है। एक दबाव जब बने तो एक ये बात होगी। और दूसरा, मैं इससे अलग भी ये कह रहा हूँ कि जो खेती में भी जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, देखो, कृषि संकट से यदि बाहर जाना है ना, जो लागत है किसान की, और यदि उस पर मुनाफा नहीं मिलेगा तो निराशा ही पैदा होगी, और आत्महत्याएं भी बढ़ रही है। ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। खेत मजदूर है, किसान है, हर साल बढ़ ही रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो ये किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं ना, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की, एमएसपी की जो बात है, ये बिल्कुल देना चाहिए। ये विकल्प की नीति है, और खेती में सरकार को
पूंजी निवेश ज़्यादा करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, खेती सस्ती पड़ेगी और किसानों को मुनाफा होगा। और जब मुनाफा होगा तो पैसे आएगा, खेती से तो बहुत सारे काम धंधे चलते हैं ना। एक तो ये है, और दूसरा अब जैसे शिक्षा का निजीकरण सरकार कर रही है। अब भाई शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, मतलब पैसा लगाने की। अब केरल की जो सरकार है शिक्षा पे बहुत खर्च करती है, और बल्कि प्राइवेट स्कूलों में से बच्चे छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गए, एक क्योंकि वहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जा रही है। तो एक ये विकल्प हो सकता है, सार्वजनिक जो शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत किया जा सकता है। और इसी तरीके से स्वास्थ्य के मामले में अब केंद्र सरकार बजट का कितना खर्च करती है, लगभग 1% के आसपास जो जीडीपी का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जबकि जरूरत है इसमें 5% खर्च करने की। हालांकि ये आयुष्मान योजना ये जो लेके आ रहे हैं, जो अलग अलग जो निजी क्षेत्र में भी, और इसमें भी कितनी करप्शन है। बल्कि जो हमारे जो पहले से जो सार्वजनिक जो अस्पताल हैं उसमें डॉक्टर की कमी है, उसको पूरा करो, स्टाफ की कमी पूरा करो, दवाइयाँ उसमें लेके आओ, उपकरण उसमें लेके आओ। और इससे अलग भी जो साफ पीने का पानी, निकासी का, साफ सफाई और वातावरण को शुद्ध करने की बात। अब तो ये जंगल काट रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं। अब जैसे अरावली पर्वत का आया था, अब तो देख रहे हैं जो हवा कितनी खराब होगी और उससे सांस लेना भी बड़े मुश्किल हो जाता है। इसमें सुधार करने की जो बात है, ये एक बदलाव की नीति है। इस तरीके से ये बदलाव किए जा सकते हैं। शायद आप भी बात कर रहे थे केरल का, जो अति जो गरीबी है वो खत्म कर दी। एक तरफ तो ये गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ वो सरकार है जो गरीबी को खत्म कर रही है। वो अब जो जन कल्याणकारी योजनाएं है ना, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा भी मुफ्त होगी केरल में। ये छोटी बात थोड़ी है, हाँ, बहुत मतलब बड़ी देखो, बात है। ये सारे देश में हो जाए हाँ। तो सबसे बड़ा जो खर्चा है एजुकेशन का ही है, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। यदि सरकार ये खर्च उठा ले तो लोगों पे मेरे ख्याल में शायद इतना कर्जा नहीं चढ़ेगा। तो कामत जी, एक और सवाल है आपसे। जैसे आप भी कह रहे हैं, और एक ये कहा जाता है कि जो भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं वो मजदूर वर्ग पर लगातार आर्थिक हमला कर रही है, मजदूरों को लगातार निचोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ देखो तो ये कह, जैसे सामाजिक जो बुनावट है अपने देश की या खासकर हरियाणा की, तो जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल्ड कास्ट एससी के अंदर बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग का आता है। और हरियाणा में तो यही कहते हैं, जैसे भाजपा दावा करती है हम सबसे ज़्यादा भला कर रहे हैं डीएससी का नाम पे, एससी का या ओबीसी का हमने भला किया है, हमने आरक्षण दिया पंचायतों में, या हम ओबीसी के हितैषी। हाँ, और ये तो ये कहते हैं हरियाणा को हमने ओबीसी मुख्यमंत्री भी दिया है। और दूसरी तरफ आर्थिक हमला, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कामड़ जी कि ओबीसी जाति के लोगों में एक हिस्सा में प्रचार भी स्वीकार करके वोट भी दे रहे हैं वो, कि हमारी सरकार तो जी आई है। मतलब ये जो एक गैप और सच्चाई कहाँ है? क्या रियलिटी में भाजपा सरकार ओबीसी की हितैषी है, या फिर मतलब या आर्थिक हमला हो रहा है तो वो मजदूर आदमी समझ क्यों नहीं पा रहा है, जो उसको पीट रहा है नहीं, और वो उसी को मजबूत कर रहा है ये। और दूसरी बात एक और लास्ट में कामड़ जी, आपको वो दौर याद होगा जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, और आरएसएस और बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा विरोध किया, तो उनकी सरकार भी गिरा दी सड़कों पर, आत्महत्याएं करवाई युवाओं की, और आज वो उसके चैंपियन भी बन रहे हैं, मतलब बीजे इसके ओबीसीज के। तो ये जो क्या प्रक्रिया है, ये मतलब उल्टा कैसे हो रहा है चीजें, जो पिट रहा है ना वही उनको वोट दे रहा है, ये प्रक्रिया कैसे घटित हो रही है? असल में जो भ्रम है ना, भ्रम, ये आदमी को बेहोश भी कर दे और पागल कर दे। मैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन में था ना, जब 1995 में एक अपने इस इलाके में कैथल कुरुक्षेत्र में एक बात चली हुई थी। कोई एक्सीडेंट में एक आदमी की जान चली गई, तो फोन वगैरह इतने नहीं थे, और वहाँ पे पंचनामा वगैरह पुलिस करती है, और किसी की ड्यूटी लगा दी भाई यहाँ बैठ जाओ, कोई 2 आदमी बैठ गए, तो वो सारी रात बैठे रहे, और जब सुबह सी हुई तो नींद आने लगी, थकावट जैसी हो गई। क्या कि भाई दुकान है कहीं, ढाबा चाय वगैरह पिया, वो चाय पीने चले गए। तो कोई पागल फिरे था वहाँ, वो जो डेड बॉडी थी वो डेड बॉडी जो है
वो शव जो है वो सड़क के नीचे जो गड्ढे से हुए उसमें जाके गिर दिया और आप वो कपड़ा ओढ़ के ले कफन उठ गया, लौट गया लाश की जगह। अच्छा। लौट गया। वो जब आए अपनी कुर्सियां जो रखे होते बैठ गए, एक ने बीड़ी लगानी शुरू करी और वो जो शव था, डेड बॉडी थी, वो एकदम बैठ गया और बोले बीड़ी लगा के मेरे को भी दे दो। और वो जो है एक तो बेहोश हो गया और एक पागल हो गया, बताते। ओहो। तो ये जो भ्रम है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार जब बनी ना, इससे पहले लोगों के बीच में ये बात लेके आए, वादे लेके आए कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, आप देखना। और जो काला धन लेके आएंगे तो 15 लाख खाते में डालेंगे। बहुत सारे ऐसे वादे करे। अब लगभग 11 साल बीत गए सरकार के। 2 करोड़ का मतलब है अब 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन रोजगार तो मिला नहीं, बल्कि कम हो गए, एक बात। और जो खाते में पैसे आने थे, वो पैसे आने की बजाय लोगों से पैसे कटे हैं। लेकिन जो कारपोरेट मीडिया ना, उसका एक प्रचार है, पैसा बहुत है इस पार्टी के पास जो है ना, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि है नहीं। अब आप ही कह रहे थे कि जब ये जो मेहनत का जो जनता है, मजदूर जमात है, वर्किंग क्लास जो है, किसान है, उसके ऊपर तो हमले बढ़ रहे हैं। और प्रचार ये है कि हम SC-BC का भला कर रहे हैं, बल्कि ये जो मनुस्मृति है ना, जो वर्णवादी व्यवस्था को मानती थी, यानी कि वो महिलाओं के विरोधी हैं, उसके जो नियम है, दलितों के विरोधी हैं, उसके जो नियम, वो सारा कुछ है, और उसको यह देश के अंदर लागू कर रहे हैं। आपने पहले कभी ऐसा नहीं सुना होगा, जो दलित हैं, जो BJP के नेता हैं, उनके मुंह पे पेशाब कर रहे हैं। सच्चाई, ये तो सच्चाई है। पीछे गुजरात में दलितों के कपड़े निकाल के गड्डी के पीछे बांध के उनको घसीटा गया, मारा गया। हरियाणा में भी 5 दलितों को मारा गया था। मेरा कहने का मतलब ये घटनाएं बढ़ रही हैं। आप आर्थिक तौर पे भी देखो और सामाजिक तौर पे भी देखो। मैंने NCRB का जिक्र करा था। अब कहते हैं ना, करनी और कथनी में अंतर होता है। अब ये मांग उठ रही है कि आप ईमानदारी के साथ आप जाति गणना कराओ और उनकी आर्थिक स्थिति को समझो, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। पहले तो ये मना ही करते रहे, अब भी जो मोटा मोटी सी जो बात आ रही है, कह रहे 27 में जो करेंगे, 36 37 तो ऐसी कास्ट हैं जो OBC वगैरह में, उनके नाम ही नहीं है। जब नाम ही नहीं है तो कैसे होगा? देखो, फाइनल तो ये आएगा। मतलब जो ये कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा था ना, जो भ्रमित कर रहे हैं, बेहोश करने की बात है, पागल करने की बात है, केवल इतना ही नहीं है। ये तो क्लोरोफॉर्म सुंघाया जा रहा है। हाँ, जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं ना, जब बात करते हैं, तो तब लोग कहते हैं भाई टाइम पास कर रहे हैं, दीना ने धक्का दे रहे हैं। वास्तविक स्थिति तो ऐसी हो रही है। ये प्रचार का जो एक वातावरण है ना, या कहीं ये गड़बड़ियां भी इस तरीके से हैं, इसलिए इनको वोट मिल रही है। अब तो हरियाणा में देखो, इनकी 10 सीटें थी लोकसभा की, 5 रहेगी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी इनकी सीटें घटी हैं। लोग ऐसी बात समझ रहे हैं। इसका जो ये बेहोशी का इंजेक्शन है, भ्रम का जो इंजेक्शन है, लोग समझ रहे हैं, टूट भी रहे हैं। ये भी, लेकिन आप तो स्पष्ट ये कहते हैं भाई, ये जो भाजपा की जो नीतियां हैं, इससे ना कोई OBC का लाभ हो रहा है और ना SC का लाभ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। इससे तो सिर्फ कारपोरेटर अमीर कारपोरेटर का हो रहा, बल्कि इनका तो शोषण बढ़ रहा। अभी लेबर कोड की बात करके हटे, मनरेगा की करके हटे, और तमाम सारी बातें करके, और वो आपने बिल्कुल जिक्र करा। थोड़ा है एक कारण और है कामड़ जी, आप थोड़ा देखो ना, जो जाति का जहर असर करता है ना, वो भी एक कारक है जो वर्गीय एकता को रोक रही है ना। बस जाति पर अगर आप देखो ना, निरंतर हरियाणा में कुछ जन लामबंदी नहीं की जा रही है। अलग अलग जातियों के गुरुओं के नाम पर एक प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है कि लोगों में जातीय जहर निर्मित हो जाए, वो सच्चाई नहीं देख पाए। जैसे ये तो देखो, भारतीय जो समाज है, इसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं। पहले कुरीतियां जो हैं, अभी तक जाति व्यवस्था बनी हुई है, और एक तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। ये तो बदकिस्मती लगा लो, बुरी बात लगा लो अपने देश के अंदर।
और उसका इस्तेमाल करते हैं जात के नाम पे, उपजात के नाम पे, धर्म के नाम पे। मैं बोल रहा था, लोग यदि इससे बाहर निकलेंगे तो एक बात बनेगी, और निकलना जरूरी है। इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। और इसकी लड़ाई देखो लड़ी है ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भगत सिंह ने, पेरियार ने, बहुत सारे ऐसे जो समाज सुधारक हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, और उन्होंने ये संदेश दिया। गुरु रविदास की बात देख लो, अपने गुरु नानक जी की देख लो, तुकाराम की देख लो, कबीर की, बहुत सारे जो हैं। हमारे पास रास्ते तो हैं, लेकिन वो व्यवहार में भी एक अपनाने की ज़रूरत है। तो फिर हम जो ये समाज है, इससे निकल कर के एक बेहतर समाज बन सकता है। तो आपने बड़ी बातचीत रखी कामड़ जी। आज हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से आप कोई अपील करना चाहते हो या कोई संदेश देना चाहते हो जी, संक्षिप्त 1-2 लाइन का? देखो, अब तो मैं ये 12 तारीख की यानी कि 12 फरवरी की जो हड़ताल है, एक तो ये है कि उसको सफल बनाने की अपील करता हूँ कि ये आम जनता के इसमें मुद्दे हैं, और जो हैं, और जनता के हित में जो ये जो हैं मुद्दे कानून ये बने, और जो इनके खिलाफ हैं आम जनता के, वो वापस हों। और ये तभी संभव है जब हम संगठित होंगे और इन नीतियों को बदल के, और एक जनता के हित में जो नीतियाँ होंगी, बदल की नीतियाँ, विकल्प की नीतियाँ, उसके लिए आगे आना चाहिए। ये मेरा कहना तो है संदेश। सभी दर्शकों ने सुना आज कामड़ प्रेमचंद की बातचीत। आने वाली 12 फरवरी 2026 को एक भारत बंद होगा, जिसमें विभिन्न कर्मचारी हड़ताल पर होंगे, छात्र विद्यार्थी सड़कों पर होंगे, किसान विरोध करेंगे। तो लोगों से भी अपील है कि वो शांति और अनुशासन का परिचय दें, और इन नीतियों को जो सरकार लागू कर रही है कारपोरेट की, उसको खिलाफ जो जनता का ये गुस्सा है, इसको सरकार समझे। और हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, हुक्मरानों से भी इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि वो गरीब आदमी के आवाज़ सुने। और सभी दर्शकों से अपील है कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और कामड़ जी, आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद।